नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। कार्यक्रम लेकर आए हैं विश्वविद्यालय परिसर से और इस कार्यक्रम में हमारे साथ 3 नौजवान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे ठीक दाहिने हाथ में बैठे हैं इंद्र मोहन पंत, जो कि अल्मोड़ा सुवन सिंह जीना विश्वविद्यालय से सोशियोलॉजी में। इंद्र मोहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद मैम। जी, मेरे ठीक सामने बैठे हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार पाल, जो कि पीएचडी अभी कर चुके हैं पॉलिटिकल साइंस से, बीएचयू से। सर, आपका भी बहुत वेलकम है, इतनी दूर से आप आए हैं। बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड में भी और हमारे स्टूडियो में भी। और मेरे ठीक बाएं हाथ में बैठे हैं शशांक शुक्ला, जो कि बीएचयू से अभी पढ़ाई कर रहे हैं, सोशियोलॉजी में पीएचडी कर रहे हैं। शशांक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जी, कैसा लग रहा है पहले तो बताइए आपको, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में आप आज किसी काम से आप आए हैं, तो कैसा आपको लग रहा है रेडियो में और विश्वविद्यालय में? उत्तराखंड में क्या पहली बार आए हैं? जी मैम, उत्तराखंड में पहली बार ही आया हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक नया अनुभव महसूस हो रहा है और काफी मतलब क्रिएटिविटी जैसा एक नए मतलब फील आ रहा है, दौर की फील आ रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आपने हम लोगों को आमंत्रित किया। आपका बहुत बहुत आभार। क्या बात है, हमें भी अच्छा लग रहा है। हम तो चाहते हैं कि हर वैरायटी के लोग यहाँ पर हों और कुछ अच्छी डिस्कोर्स यहाँ पर हों। तो हम लोग आज बात करते हैं, आप लोग सब हायर एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, नेट पीएचडी होल्डर हैं, तो नेट पीएचडी को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन दरअसल रहते हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहला सवाल मैं पाल जी से करना चाहूँगी। प्रवीण जी, आप थोड़ा सा बताइए कि इस वक्त पे क्या रूल रेगुलेशन है महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में। अगर हमको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए क्या नियम है? जी मैम, देखिए सबसे पहले अभी मैं बात करूं, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हो चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हो, तो उसमें 2018 अभी जो वर्तमान समय में यूजीसी का 2018 का जो रेगुलेशन है वो अभी लागू है। तो 2018 के रेगुलेशन में क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि 2018 का जो रेगुलेशन है वो कहता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए उसने बाकायदा एक एपीआई सिस्टम बनाया हुआ है। एपीआई सिस्टम में तो उसने सबसे देखने वाली बात यह है कि जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम जो एलिजिबिलिटी की बात है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में जो एपीआई सिस्टम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लागू है उसके अनुसार ये है कि ग्रेजुएशन, पीजी, नेट, पीएचडी, एमफिल, इसके आपके कुछ मार्क्स दिए जाते हैं परसेंटेज के हिसाब से। ग्रेजुएशन में आपका कुछ परसेंटेज है तो उस परसेंटेज के हिसाब से आपको कुछ मार्क्स दिए जाएंगे। पीजी में जितना मार्क्स है उसके हिसाब से आपको कुछ इंडेक्स वहाँ पे मिलेंगे आपको, एपीआई। और एमफिल है, एमफिल का अलग से मिलेगा। नेट या जेआरएफ है उसका अलग से मिलेगा। कोई अगर आपको नेशनल फेलोशिप वगैरह अगर मिल रही है, कोई अवार्ड वगैरह है, उसका अलग से नंबर आपको मिलता है। अगर कोई जर्नल में आपके प्रकाशित हुए हैं, अगर आपके कोई जर्नल वगैरह है, रिसर्च पेपर वगैरह है, उसके आपको अलग से मैक्सिमम 10 नंबर उसके अलग से मिलते हैं। अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है उसका आपको अलग से नंबर मिलते हैं। अगर आप पीएचडी हैं तो पीएचडी का सबसे ज़्यादा नंबर आपको 30 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप पीएचडी हैं तो 30 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन नेट और जेआरएफ हैं तो नेट और जेआरएफ का बहुत कम रखा गया है। नेट का आपका 5 नंबर, कहीं 5 नंबर है, तो जेआरएफ का 7 है। और प्रति जनरल 2 मार्क्स मिलते हैं। मैक्सिमम 10 नंबर देंगे। अगर ज्यादा भी छपे हैं तो मिलेंगे 10 10 नंबर। अच्छा, इसी तरीके बाकी अगर कोई फेलोशिप मिल रही है तो उसका आपको 2 नंबर। अच्छा, अगर कहीं आपने टीचिंग किया है, पढ़ाया है, एक्सपीरियंस का मैक्सिमम 10 नंबर। 10 नंबर। तो उसमें क्या होता है कि आपने कहीं भी पढ़ाया है प्राइवेट में, वो भी काउंट होता है? काउंट होता है आपका जो पे स्केल है। पे स्केल अगर है आपका लागू है जी, तब आपको तभी काउंट होगा जी। जैसे आजकल कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत सारे शिक्षा मित्र रखे जाते हैं, नहीं तो उनका नहीं काउंट होता है। उनका नहीं काउंट नहीं होता है। तो ये एक बड़ा नुकसान उनके लिए है। तो अभी मैं आपको बताऊं कि जैसे कि 2018 का रेगुलेशन लागू है, तो 2018 के रेगुलेशन में एक चीज मेंशन की गई थी कि एक उस रेगुलेशन में कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी उसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी पीएचडी रखी गई थी कि अगर आप पीएचडी हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उस समय कोविड के आने की वजह से उसको एक्सटेंड कर दिया गया बाद में। एक साल 2 साल करके एक्सटेंड किया गया। फिर बाद में कहा गया कि 1 जुलाई 2023 से इसको लागू किया जाएगा। लेकिन अभी उसमें मुझे याद है कि काफी सुगबुगाहट थी। जी, क्योंकि इतने ज्यादा लोग नेट क्वालिफाइड हैं तो उनमें एक संकट आ गया था कि यार एकदम से पीएचडी करना है। तो बीच में इस बीच जो भी पीएचडी के फॉर्म निकले तो उसमें मारामारी दिखी। तो हाँ, उसमें जो कि नेट
जो क्वालिफाई जो जितने कैंडिडेट थे उन्होंने विरोध किया, तो उसको कुछ समय तक अभी गवर्नमेंट ने उसको लागू नहीं किया था। बस उसको वहां से सस्पेंड किया हुआ था। बाद में कहा गया कि 2023 में हम इसको लागू करेंगे, 1 जुलाई 2023 से। 1 जुलाई 2000। तो अभी की लेकिन क्या स्थिति है 29 जून यूजीसी ने 29 जून को जो कि वो अपना जो इम्प्लीमेंटेशन वो किया था उसने उसको रद्द कर दिया, जो पीएचडी मिनिमम क्वालिफिकेशन का था। उसको रद्द कर दिया। रद्द करके कहा कि नहीं, पहले जैसा ही रहेगा, मिनिमम एलिजिबिलिटी नेट रहेगा जी। तो आप पहले आप सिलेक्ट हो जी, लेकिन आपको वेटेज तो 30 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। जी अगर पीएचडी है। हाँ, लेकिन वेटेज 30 नंबर मिलेगा ही मिलेगा जी। इसलिए अभी जो नेट के कैंडिडेट हैं उनमें अभी रोष है कि नहीं, अगर क्योंकि आप अगर फिर से एक तरीके से आप अगर पीएचडी, हाँ, इनडायरेक्टली आप पीएचडी को ही ले रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम उनको 30 नंबर मिलेगा तो हम ऑटोमेटिक बाहर हो जाएंगे मेरिट से। ये रोज मतलब है कहीं गैदर है, मतलब एकजुट हैं क्या नेट वाले? हाँ, किसी एक बैनर तले इस तरह से एकजुट हैं या फिर बिखरे हुए होंगे? क्योंकि अभी बिखरे हुए हैं, लेकिन यूनिवर्सिटियों में, यूनिवर्सिटीज वाइज आप देखें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आप देख लें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आप देख लें, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी देख लें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देख लें, वहाँ जो कि कैंडिडेट्स हैं, ग्रुप में जो बच्चे हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। तो हालांकि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ है कि पीएचडी को वेटेज ही ना मिले या फिर कम मिले। उनका कहना है कि आप पीएचडी को दीजिए वेटेज, लेकिन इतना वेटेज दीजिए कि हम भी उसमें शामिल हो पाए, हम भी उसमें फाइट कर पाए। उनका ये कहना है। तो 30 अंक बहुत ज्यादा हो गए। 30 अंक उनका कहना है कि बहुत ज्यादा है। लेकिन जो पीएचडी होल्डर है या फिर गवर्नमेंट का कहना ये है कि जो हम चाहते हैं कि एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा मतलब ऐसे लोगों को लाएं जो वेल क्वालिफाइड हों, क्योंकि अगर आप रिसर्च करके आते हैं तो आपके पास थोड़ा अनुभव भी ज्यादा होता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर गवर्नमेंट कह रही है कि हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि नहीं, हम नेट, अगर आप नेट क्वालिफाई हैं फिर भी हम आपको लेंगे, अगर एपीआई उसमें आते हैं, मेरिट में आप आते हैं। तो ये चीज़ है। तो प्रोसेस पूरी ये है कि जैसे फॉर्म अगर निकले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तो आप पहले रिटर्न देंगे? इसमें रिटर्न मैंडेटरी है? देखिए, इसमें रिटर्न मैंडेटरी नहीं, जैसा स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये डायरेक्ट, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ये डायरेक्ट इंटरव्यू का है। डायरेक्ट इंटरव्यू में सिर्फ आपकी एपीआई जोड़ी जाती है, फिर आप डायरेक्ट इंटरव्यू देते हैं। लेकिन जैसे कि कोई हायर एजुकेशन जो कि कमीशन वगैरह वो एग्जाम कराते हैं तो उसमें एपीआई सिस्टम नहीं लागू है। उसमें आप पीएचडी हो या फिर नेट हो, उसका कोई मतलब नहीं है, सब एक समान है अगर एग्जाम के थ्रू आते हैं तो। जी, तो एग्जाम मैंडेटरी है नहीं है? नहीं, मैंडेटरी नहीं है। तो मतलब वो आपका अपना विवेक है कि आप करवाएं कि नहीं करवाएं। जी, वो स्टेट के पास राइट है। जी। अच्छा, तो उसके बाद फिर ये जो अंक जुड़ते हैं ये इंटरव्यू के वक्त जुड़ते हैं? हाँ, इंटरव्यू के वक्त अंक जोड़ते हैं। उस अंक के हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए कॉलिंग की जाती है। ओके, अच्छा, कॉल भी तभी आएगी? जी। तो काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दी प्रवीण जी। अभी आगे आपके पास में आते हैं, तो हम अब आते हैं इंद्रमोहन जी के पास में है। इंद्रमोहन, आप बताइए थोड़ा सा कि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पूरा चल रहा है बोलबाला, लोग तैयारी कर रहे हैं विश्वविद्यालय सारे कि कैसे हम इसको बच्चों के सामने परोसें कैसे, तो आपका क्या है इसमें समझदारी, थोड़ा सा कुछ बताइए। मैम, अभी जो हम एनईपी देख रहे हैं या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसे हम कहते हैं, तो के कस्तूरीरंजन जो समिति थी उसकी सिफारिशों पे ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमने लागू की। इसका बेसिकली ये मतलब था कि शिक्षा में जो भी हमारी शिक्षा प्रणाली थी तो बहुत पुरानी हो चुकी थी और हम बेसिकली एक पुराने ढर्रे पे ही चल रहे थे। तो किस तरीके से हम नवाचार कर सकें और किस तरीके से आगे कोर्सेज, ऐसे कोर्सेज हों जो कि रोजगार भी दें, साथ में साथ जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं तो उनके लिए एक नई नॉलेज हो समय के हिसाब से परिवर्तन करके। तो अगर हम उच्च शिक्षा में इसे देखें तो पहले से जैसे हमारी पे एक डिग्री होती थी, जैसे आप बीएससी कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, कोई भी डिग्री कर रहे हैं, तो अगर आप बीच में से उसे छोड़ते हैं तो उससे आपको कोई फायदा नहीं मिलता था। लेकिन इसमें कि मल्टीपल एग्जिट तैयार किए गए हैं। उदाहरण के तौर पे अगर कोई विद्यार्थी 1 साल उसने कंप्लीट कर लिया है तो 1 साल के बाद उसे सर्टिफिकेट एक मिल जाएगा, तो वो 1 साल उसका बर्बाद नहीं होगा। इसी तरीके से अगर वो 2 साल कर लेता है तो उसको एक डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा। फ्यूचर में अगर वो तीसरे ईयर का करना चाहे तो उसके लिए जो 7 साल 6 साल की अभी तक बाउंडेशन हुआ करती थी वो नहीं रहेगी, तो वो कभी भी फिर 3rd ईयर में एडमिशन ले पाएगा। हाँ जी, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जैसे उन्हें एडमिशन ले लिया किसी सब्जेक्ट में, मान लेते हैं उन्होंने बीए पे एडमिशन ले लिया, लेकिन 1 साल बाद
वो छोड़ना चाहते हैं। तो अगर हम देखें तो अगर वो छोड़ते हैं तो उन्हें उसका कोई फायदा नहीं मिलता, वो डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन अभी कम से कम उन्हें एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसका वो उपयोग कर सकते हैं, और अगर वो पूरा कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर उसको 4 साल में डिग्री मिल जाएगी। बिल्कुल जी मैम। इसके अलावा और रिसर्च को लेकर, पीएचडी नेट को लेकर इसमें कुछ प्रावधान है? रिसर्च को लेके जैसे हमारे कोर्स चलता था एमफिल करके, तो एमफिल को अभी हटा दिया गया है और सभी के लिए एक समान, क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालयों में एमफिल होता था, बहुत सारों में नहीं होता था। तो जिनका एमफिल होता था वहां पर थोड़ा सा उनको वेटेज अधिक मिलता था। तो सभी विश्वविद्यालयों में एक समान परिपाटी को लागू करने के लिए एमफिल को हटा दिया गया। पीएचडी ही सब मेन है। जी एमफिल के मार्क्स तो काउंट होंगे उसमें? जी मैम, जिन्होंने हाँ, पहले किया है उनके मार्क्स काउंट होंगे, लेकिन अभी से वो कोर्स उपलब्ध नहीं रहेगा एनरोल करने के लिए। बिल्कुल। तो एनईपी को लेकर कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुआ है रिसर्च में? मैम रिसर्च में जैसे कि एक एमफिल का जो हटा है, इसके अलावा रिसर्च को लेके जैसे अभी तक क्या होता था कि जो भी हमारे ट्रेडिशनल कोर्सेज भी हैं, चाहे बीए बीएससी हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च पे या प्रोजेक्ट वर्क पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज हैं। इसके अलावा जैसे अगर मैं बात करूं, जो अभी उत्तराखंड में स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में जो सिलेबस है, अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात सोशियोलॉजी की बात करूं, तो उसमें भी लास्ट सेम के आसपास, लास्ट 5th एंड 6th सेम में हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स करके एक पेपर है। इसके अलावा ट्रेनिंग का, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए पेपर है। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि वहाँ से एक फाउंडेशन बननी स्टार्ट होती है आपकी, जो कि आगे भी जाके अगर आप पीएचडी करते हो, एमए करते हो, तो वहाँ पर एक हेल्प कर सकती है। तो ये एक अच्छा कदम है। बिल्कुल हाँ, एमए के विद्यार्थी डिसर्टेशन जो बनाते हैं उसमें क्योंकि प्रोसेस पूरी वही फॉलो होती है पीएचडी वाली। मैम इसके अलावा इसमें ग्रेजुएशन लेवल पे भी है प्रोजेक्ट। अच्छा, ग्रेजुएशन पे भी है? अच्छा, तो ये एनईपी में है? एनईपी में है। अच्छा, तो ये बिल्कुल एक नई बात है, क्योंकि कम से कम बीए 3rd ईयर का स्टूडेंट एक समझदारी के स्तर पे तो आ ही जाता है कि वो थोड़ा रिसर्च में अगर उसका इंटरेस्ट होगा तो फिर वो उस फील्ड में अपना आगे बढ़ेगा। जी मैम। जी, और तो अभी लौट के आते हैं आपके पास निर्मल, है ना? और तो अब हम मिलते हैं शशांक शुक्ला जी से। शशांक जी, आप थोड़ा सा बताइए कि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा इस नज़रिए से भी हमें बात करनी चाहिए कि उच्च शिक्षा में जो हमारे दलितों का जो भागीदारी है, सहभागिता है, वो कितनी है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि जब फॉर्म निकलते हैं, भले वो पीएचडी के निकले या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के निकले, सीट वैकेंट रह जाती हैं, कैंडिडेट ही नहीं पहुंचे होते हैं। क्या वजह है इसके पीछे? मैम बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं। अगर हम दलितों के परिदृश्य से देखें हायर एजुकेशन को, तो भारत में प्राचीन काल से ही शिक्षा एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित रहा है। लेकिन जाति व्यवस्था में कुछ ऐसे अध्यारोपित कमियां व्याप्त रहीं, जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति अगर पढ़ना चाह रहा है तो उसको जाति के माध्यम से बहिष्कृत कर दिया गया। ये एक सबसे बड़ी कमी मैं जाति प्रथा की मानता हूँ। अब वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो बहुत सारे सरकार द्वारा बहुत सारे परियोजनाओं, बहुत सारी योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन लगातार किया जा रहा है दलितों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए, जिससे वो समाज की जो बहिष्कृत जाति के रूप में आज जानी जा रही है वो मुख्य धारा में सम्मिलित हो सके। किंतु आज भी अगर देखा जाए तो उनका जो परिदृश्य, उनका जो वातावरण है, जो जागरूकता का अभाव है, या आज भी अंधविश्वास और कुप्रथाओं से इतना जकड़े हुए हैं कि उससे बाहर वो निकलने में सक्षम ही नहीं हो पा रहे हैं। सरकारी योजनाएं चला रही हैं, किंतु उनका जो बोध है वो उनको हो ही नहीं पा रहा है, जिसके कारण आप देखिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का नाम काफी ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में माना जाता है, ना कि सिर्फ दलितों के लिए अपितु महिलाओं के लिए, अन्य क्षेत्रों के लिए आरक्षण जैसी सुविधाओं को उन्होंने प्रदान किया। किंतु आज भी 15% आरक्षण एससी वर्ग समुदाय को और 7.5% आरक्षण एसटी समुदाय को प्राप्त है, किंतु अभी भी ये सीटें वेकेंट रह जाती हैं, पूर्ण नहीं हो पाती। उसका कारण ये है कि वो अपने जागरूकता के बारे में जानते नहीं है। वो जो योजनाएं चल रही हैं, जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उनसे पूरी तरीके से अनभिज्ञ हैं। और अगर बाई चांस किसी कारणवश वो पहुंच भी जा रही है उन संस्था में, तो कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा उनका इतना शोषण किया जा रहा है कि वो भयभीत होके वापस आ जा रहे हैं। ये काफी मतलब बड़ी समस्या। तो जो क्रीमी लेयर है वो पहुंच रहा है एटलीस्ट कहीं ना कहीं बहाने से। और अभी कुछ दिन पहले का रिसर्च है, सच्चिदानंद बिहार में एक बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं सच्चिदानंद जी के नाम से, उन्होंने हायर एजुकेशन पे रिसर्च किया। तो उन्होंने बताया कि दलितों में भी अब दलित एलीट बन गए हैं। ऐसा हो जा रहा है कि जो दलित मतलब थोड़ा अच्छे पोस्ट पे चले जा रहे हैं, वो उनसे किनारा करना शुरू कर दे रहे हैं। वो अपने ही समुदाय से कटना शुरू कर देते हैं, अपने ही समुदाय का हनन करना शुरू कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर वो जागरूकता को थोड़ा प्रसारित करें
चीजों को थोड़ा सही से गाइड करें तो बिल्कुल। शायद दलित छात्र छात्राएं और अच्छी प्रतिभागिता कर पाए, नामांकन दर बढ़ जाए, और भी बहुत सारी चीजें जो आज के समय में एक प्रमुख समस्या सरकार के लिए बनी हुई है, समानता, समता और बंधुत्व को स्थापित करने में, बिल्कुल। उसमें काफी ज्यादा आसानी हो जाए, और समानता और जो हम लोग जिस माध्यम से बात कर रहे हैं कि अनेकता में एकता की बात कर रहे हैं बिल्कुल, हम, बिल्कुल। वो भी शायद साकार होने में सक्षम बिल्कुल, ये होगा। बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि हमारी तो किसी अंग्रेज ने कहा ही था कि भारत की तो हवा में जाति घुली हुई है। जी, जी। तो दलितों के अंदर भी जो श्रेणियां हैं, जो पदानुक्रम हैं, जी। वहाँ भी भेदभाव है बहुत ज्यादा। भेदभाव है। तो इसीलिए जो लोग निकल के आ जा रहे हैं, कम से कम उनका भी दायित्व बनता है कि वो हाँ, बिल्कुल। अपने समुदाय को आगे लेकिन बढ़ाएं। वो अपने आप ही कट जा रहे हैं, जी, अपने लोगों के बिल्कुल। अपने ही समुदाय को से वो कट जा सहयोग रहे नहीं हैं, करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तो शायद इसके अलावा सरकार की योजनाएं क्या हैं दलित स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन में आगे लाने के लिए? जैसे कि मुझे ध्यान है शायद कहीं नेट के लिए कोचिंग फ्री होती हैं, ऐसे कुछ सरकार स्कीम्स की हैं। जो विभिन्न योजनाएं हैं उसमें छात्रवृत्ति कार्यक्रम को दिया जाता है। अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूं तो जब नेट जेआरएफ की बात होती है तो आरक्षण के अंतर्गत ही अगर कोई बच्चा एससी या एसटी समुदाय का किसी कारणवश जेआरएफ के इतना अंक नहीं प्राप्त कर पाता है, उसे थोड़ा बहुत कम अंक प्राप्त कर पाता है, तो उसको नेशनल स्कॉलरशिप मिलती है, जिसकी जो मानदेय है वो जेआरएफ के ही बराबर मानी जाती है, वो योग्यता जेआरएफ के बराबर ही मानी जाती है। तो ये सरकार का एक बहुत अच्छा कदम है, जिसके माध्यम से वो जो अल्पसंख्यक समुदाय है या जो बहिष्कृत जातियां हैं उनको समावेशित करने में अपना योगदान दे रही है। जी 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 जी। और इसके अलावा निःशुल्क उनके लिए कोचिंग संस्थान भी खुले हुए हैं। IAS, PCS के लिए, SC ST के लिए निःशुल्क कोचिंगें चलाई जा रही हैं अभ्युदय के नाम से। जी, अच्छा, अभ्युदय नाम से। मुझे याद है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी वर्धा में भी जी चलती थी, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसका स्कीम्स है। तो उससे कुछ लोग एटलीस्ट थोड़ा भरपाई हो रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में थोड़ा माहौल होता है तो थोड़ा जानते हैं चीजें। बाकी दूसरी बात जो आपने कही कि अगर वो आ गए उस पद पे तो वहां पे जो एक अलग तरह का शोषण है वो तो एक जाति प्रथा समाप्त ना होने का एक सबसे बड़ा कारण ही यही है। बिल्कुल बिल्कुल कि हम लोग सिर्फ 4 जातियों को ही जानते हैं, लेकिन उन जातियों में इतनी उपजातियां हैं जिनसे निपट पाना बहुत बड़ा मुश्किल है। ब्राह्मण में भी इतनी ज्यादा मतलब विषमताएं हैं। जी 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 जी। कोई अपने आप को तो बैकलॉग का अगर कुछ मोटा रेशियो हो अभी कि कितना भरना बाकी है और क्या सिचुएशंस हैं कुछ, प्रवीण जी आप? हाँ, अगर मैं एससी समुदाय की बात करूं तो अभी ये आंकड़ा काफी कम है, लगभग 15% आरक्षण है, और उसमें से करीब 10% के करीब में अभी उनका नामांकन हो पा रहा है। लेकिन ये नामांकन जो रेशियो है ये स्टार्टिंग में हो रहा है, उसके बाद भी बहुत सारी आर्थिक समस्याएं, बहुत सारी सामाजिक एवं सांस्कृतिक समस्याएं ऐसी हैं जिसके कारण से वो अपने मतलब पढ़ाई बीच में ही छोड़ दे रहे हैं, छोड़नी पड़ती है। इसी कारण से शायद न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसका उल्लेख किया गया और मल्टीपल एग्जिट की बात की गई, जिससे अगर बाई चांस किसी कारणवश कोई बच्चा छोड़ दे तो उसका मतलब जो एक सर्टिफिकेट उसे प्रदान हो और गत भविष्य में अगर फिर से वो वापस आना चाहे तो वहीं से पुनः शुरू कर सके। बिल्कुल, इसी कारण न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसका उल्लेख किया गया। जी जी। तो प्रवीण जी चलते चलते कुछ आप कहना चाहेंगे? कुछ और जानकारी आप हमारे लिसनर्स को देना चाहें उच्च शिक्षा संबंधी? कितनी मारामारी है इस वक्त पे, कितने लोग सालाना नेट क्वालिफाई कर रहे हैं। एक तो नेट की परीक्षा साल में 2 बार होती है, तो उसकी वजह से भी और जैसे नेट पहले से खास तबका देता था, नेट ना एक खास एलीट तबका ही जैसा होता था वो। इसमें कैंडिडेट तो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से समय मतलब आगे बढ़ रहा है तो कैंडिडेटों की संख्या भी ज्यादा से ज्यादा आ रही। अब नेट ही देख लीजिए तो नेट मतलब लगभग जितने अप्लाई करते हैं उसमें से 5% नेट क्वालिफाई किए जाते हैं। तो लेकिन 5% हम देख रहे हैं, लेकिन उसको हम काउंट करें तो काफी उसकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। तो हर साल ये मतलब हर 6 महीने में, हर 6 महीने में, साल में 2 बार। तो संख्या तो ज्यादा है क्योंकि अब अभी आप तो फ्यूचर में ऐसा तो कोई नियम नहीं लाएगा इनको रोकने के लिए, जैसे कि बीएड की संख्या बहुत होगी थी तो 2 साल का बीएड कर दिया गया। अभी रोकने के लिए तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले समय में और बढ़ेगी संख्या, क्योंकि जिस हिसाब से पीएचडी के लिए अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पीएचडी के लिए जिस हिसाब से किया गया है कि पीएचडी आप 4 ईयर कोर्स के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो उससे संख्या बढ़ेगी, उसमें संख्या ज्यादा पीएचडी होल्डर्स की संख्या बढ़ेगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जहां तक मैं मानता हूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी से डिग्री होल्डर्स की संख्या
ज़्यादा बढ़ेगी और आने वाले समय में हमें मतलब कि जो कि बेरोजगारी की संख्या ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगार देखे जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपको हर साल में, अगर आप पूरी पढ़ाई नहीं करते हैं तो एक डिग्री आपको दे के छोड़ देती है कि आप जाइए। तो इस हिसाब से मैं देखता हूँ कि मतलब आगे आने वाले समय में डिग्री ज़्यादा रहेंगी और नौकरियाँ बहुत कम हो जाएंगी। अभी क्या सिचुएशन है हायर एजुकेशन में? पोस्ट तो वैकेंट बहुत होंगी, मतलब उस अकॉर्डिंग पोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में तो पोस्ट बहुत वैकेंट है। हमें लग रहा है कि अभी 50% से ज्यादा, हमें लगा 60% तक अभी जो सीटें वैकेंट हैं। उस हिसाब से भर्तियां खुलती नहीं है। नहीं उस हिसाब से भर्तियां नहीं खुलती हैं। जी। इंद्रमोहन, आप बताइए कि पहाड़ में जैसे आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे नेट दे रहे हैं, तो हमारी टाइम, मतलब एक टाइम पे कहाँ होता था इतनी अवेयरनेस ना, अभी क्या स्थिति है? मैम अभी काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है। हाँ। खासकर जैसे पहले से क्या होता था कि उनके पास क्वालिटी टीचर्स या फिर बहुत सारी जगहों पर टीचर्स ही नहीं होते थे। तो एक जो इंस्पिरेशन आप कहते हैं कि आप इंस्पिरेशन किससे ले रहे हैं, तो अभी आपके सामने इंटरनेट है, बहुत सारी सूचनाएं आपके पास हैं। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अभी बहुत सारे पहाड़ों से भी लोग आगे, प्रतिभाएं आगे आ रही हैं और बहुत सारे लोग नेट निकाल रहे हैं। तो एक उनके लिए इंस्पिरेशन का काम भी है कि इस सब्जेक्ट में, इस चीज़ में भी बहुत अच्छा किया जा सकता है। तो मैम अभी पुराने की तुलना में काफ़ी अधिक अवेयरनेस भी बढ़ी है, साथ में साथ इन्फॉर्मेशन भी बढ़ी है। एक चीज़ होती है आपकी कि आपको अवेयर है, आपकी एग्जाम होता है, लेकिन अगर आपके पास संसाधन ना हो, आपके पास किताबें ना हो, आपके पास कोई क्वालिटी मटेरियल ना हो, आपके पास ऐसे टीचर्स ना हो, तो फिर वो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन एक परिणित नहीं हो पाती है सफलता में। तो अभी एक तो अवेयरनेस भी है, साथ में साथ बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिसके माध्यम से वो सीख रहे हैं। अच्छा, अभी जो पूरा गूगल पे हम देखते हैं, यूट्यूब पे जो तमाम सारे हैं नेट JRF क्रैक करने वाली साइट्स हैं, वो काफ़ी मददगार साबित हो रही हैं। जी मैम, काफ़ी। इसके अलावा जैसे अगर हम UGC का ही देखें तो उसके भी बहुत सारे पोर्टल हैं। इसके अलावा स्वयं के कुछ बहुत कोर्सेज हैं जिसके माध्यम से आप सीखते हैं, यूट्यूब के माध्यम से आप सीखते हैं। और तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो भी लेक्चर्स होते हैं वो ओपन सोर्स में उपलब्ध होते हैं, चाहे यूट्यूब पे हो, चाहे आप और सारे प्लेटफॉर्म्स पे हो। तो इन्फॉर्मेशन का जो एक्सेस है वो आसान हो चुका है, क्योंकि नेट एक बहुत ही प्रतिस्पर्धा वाला एग्जाम हमारा हो चुका है, जहाँ पर कि बहुत मारामारी है एग्जाम के लिए। तो इस दौर में अगर कोई सही तरीके से उपयोग कर रहा है तो वाकई में पहाड़ हो या शहर हो, उससे बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता अगर उसमें प्रतिभा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। बिल्कुल। अब जिस तरह से ज्ञान का लोकतांत्रिकरण थोड़ा बहुत तो हुआ ही है, अगर हम कहें कि सुदूर गांव में बैठा हुआ, मुंशियारी में बैठा हुआ बच्चा भी नेट अगर है तो वो भी वो साइट्स देख सकता है, और हल्द्वानी का बच्चा भी। तो मुझे लग रहा है छोटी सी बातचीत बड़ी प्यारी सी रही, आप लोगों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हमारे तमाम लिसनर्स के लिए। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इंद्रमोहन, प्रवीण जी और शशांक जी, इतना कीमती वक्त हमारे श्रोताओं के साथ आपने बांटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सभी जो श्रोता है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद मैम जी, बहुत धन्यवाद मैम जी, सादर आभार आपका कि आपने हम लोगों को आमंत्रित किया। जी, आप लोग आते रहिए जब भी यहाँ आए। ये रेडियो सामुदायिक रेडियो है, ये समुदाय की, अगर आपको ये नहीं लगा यहाँ आके बैठ के कि हमारा रेडियो है, तो हमारी फिर हमारे काम मेहनत जो है वो विफल हो जाती है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप अपना रेडियो से समझें। जी जी बिल्कुल जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत आपको पसंद आई तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है, लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।